हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 13 के दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप 30 से 35 क्वेश्चन मैंने ऐड किया है और सारे क्वेश्चनों को आपको तैयारी कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में अच्छा ना लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा लिखने के बाद यहाँ पर पानी पड़ गया था, इस कारण से कुछ ऐसे कलर्स चेंज हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी है। पहला क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु टी हाफ का 6 नियतांक लैम्डा से संबंध होता है। 4 ऑप्शन दे के रखा है। टी हाफ इक्वल log 2 अपॉन लैम्डा। दूसरा दोस्तों टी हाफ इक्वल log बेस में 10 है 2 अपॉन लैम्डा। तीसरा टी हाफ बराबर लैम्डा अपॉन log 2 और दोस्तों टी हाफ बराबर लैम्डा अपॉन log 10 के बेस में 2। ठीक है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ही करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकेंड नंबर पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 2 अर्ध आयु कालों में विघटित होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों का विखंडित भाग होगा, बताना है आपको। ठीक है, 1/4, आधा, 3/4 या संपूर्ण भाग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन थर्ड है, अल्फा कण निम्नलिखित में परमाणु का नाभिक होता है। किस परमाणु का नाभिक होता है? हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, हीलियम का, ट्राइटियम का। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये दोस्तों हाइड्रोजन से ही संबंधित है, तो इनका नहीं होगा, ये हीलियम का होगा। तो अल्फा कण किसका नाभिक होता है? हीलियम का होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया दे के रखी है। यहाँ पर दोस्तों ए और जेड का मान बताना है कि ए और जेड, ए मतलब परमाणु भार और जेड मतलब यहाँ पे परमाणु क्रमांक। तो आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दे के रखा है कि यूरेनियम जब विखंडित होता है तो थोरियम और कुछ अल्फा कण हीलियम के बाहर करता है। तो थोरियम का परमाणु क्रमांक और दोस्तों आपका परमाणु भार। तो चौथे नंबर का दोस्तों कितना होगा देखें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 234 परमाणु भार और 90 परमाणु क्रमांक। अगला दोस्तों देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है भारी नाभिक, हल्का नाभिक, परमाणु बम, रेडियो एक्टिव क्षय। आपको बताना है कि दोस्तों ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी। ठीक है, हल्का नाभिक दोस्तों ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संलयन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है भारी नाभिक, हल्का नाभिक, परमाणु बम और रेडियो एक्टिव क्षय। तो दोस्तों सूर्य में क्या होता है? संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, सूर्य में कौन सा क्रिया दोस्तों? संलयन की क्रिया होती है। अब संलयन किससे होता है? तो हल्का नाभिक से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक नाभिक से गामा किरणों में उत्सर्जन में केवल एक प्रोटॉन संख्या परिवर्तित होता है। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों परिवर्तित होती है। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, केवल न्यूट्रॉन संख्या ही बदलता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, 3 × 10⁻6 जूल, 3 × 10⁻13 जूल, 3 × 10 6 × 10⁻6 जूल और ऑप्शन नंबर डी 9 × 10⁻13 जूल। तो दोस्तों 8वां का आंसर है आपका। दोस्तों यहाँ पर देखना है कौन सा हो सकता है, तो दोस्तों ये होता है, ये 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। इन मंदगामी न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं तापीय न्यूट्रॉन। तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है, बताना है।
तो है E बराबर m/c²। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेडियो एक्टिव से प्राप्त अस्थायी नाभिक को क्या कहते हैं? तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो क्या कहते हैं दोस्तों? रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बिंदी बिंदी द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मेरे भाई? बताना है आपको कि नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग दोस्तों प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग क्या होते हैं? नाभिक में बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है डार्ट प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। बताना है आपको। तो दोस्तों संलयन की प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में? संलयन की प्रक्रिया में दोस्तों दो नाभिक जुड़ते हैं और विखंडन में नाभिक क्या होते हैं? टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो दोस्तों मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मंदक, यहां पर लिख लेना आप, मंदक। किसके रूप में मेरे भाई? मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बताना है आपको। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक तो दोस्तों बैकरल। ठीक है, बैकरल। यदि ए 30 है से लेकर ए 170 द्रव्यमान संख्या के परास में बिंदी बिंदी का मान लगभग नियत रहता है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो दोस्तों इसका बताना है आपको कि किसके मान लगभग नियत होते हैं। तो दोस्तों इसको आपको बताना पड़ेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता, मतलब नहीं बदलता। ये क्वेश्चन मुश्किल है, कभी आता नहीं है। चलिए आपका क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। खंड आ और बा दे के रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों अर्धायु। अर्धायु को आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो t बराबर 0.693 अपान लैम्डा, ये पहले का आंसर होगा। ठीक है, दूसरा औसत आयु। औसत आयु क्या कहलाता है मेरे भाई? इसका फार्मूला आपको बताना है इसमें से कौन सा दोस्तों। तो ये हो गया सेकेंड नंबर, औसत आयु। विघटन की दर समय के साथ होता है, तो ये आपका समय के साथ दर, ये तीसरा नंबर हो गया। नाभिक की त्रिज्या बताना है आपको कितना दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ये द्रव्यमान क्षति ये होगा दोस्तों, और नाभिक की त्रिज्या ये होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और दोस्तों द्रव्यमान क्षति जो होगा ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, सॉरी लास्ट, ये द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब आपका क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बीटा किरणों का ऊर्जा वितरण सतत होता है क्यों? अब देखिए दोस्तों मैं इसको बता दूंगा, आप लोगों को लिख लेना है। बीटा किरणों का ऊर्जा वितरण सतत होता है क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि दोस्तों बीटा 6 के दौरान प्रति न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन क्या है? बीटा किरणों का ऊर्जा वितरण सतत होता है क्यों? क्योंकि बीटा 6 के दौरान प्रति न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्या एक अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अनुपात बढ़ता है या घटता है अथवा वही रहता है? आपको बताना है क्या परिवर्तन होता है, क्या घटता है या बढ़ता है या वही रह सकता है। अब दोस्तों इनमें तीनों कंडीशन हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है अथवा वही भी रह सकता है। यह नाभिक के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और निश्चित मान भी रह सकता है। यह नाभिक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अल्फा कणों और बीटा कणों में से किसकी आयनीकरण क्षमता अधिक होती है? बतानी है आपको दोस्तों। तो यहां पर तीसरे का आंसर होगा अल्फा कण की आयनन क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता बहुत अधिक क्यों होती है? तो दोस्तों क्योंकि अल्फा कणों का द्रव्यमान और आकार अधिक होता है और इनका वेग कम होता है। अल्फा कणों का आकार और द्रव्यमान अधिक होता है और वेग कम होता है। इस कारण से दोस्तों इनकी आयनन क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्यों? बतानी है आपको। गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्यों? क्योंकि दोस्तों गामा किरणों का वेग अत्यधिक होता है
और इन पर कोई आवेश नहीं होता, इस कारण से इनकी वेदन क्षमता अधिक होती है। गामा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, इनकी वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि अनावेशित होती है और इनका वेग बहुत अधिक होता है। अंतिम 3 और क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय संलयन को प्रदर्शित करने वाला कोई एक समीकरण आपको देना है। चलिए समीकरण दे देते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोस्तों जब आपस में मिलकर के हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं तो ये कहलाते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो एक समीकरण मिल चुका है। नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव क्यों नहीं होता, आपको बताना है। दोस्तों नाभिकीय संलयन के दौरान उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि प्रयोगशाला में संभव नहीं होता है। नाभिकीय संलयन में उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जो कि प्रयोगशाला में संभव नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की, साफ आपको लिख देना है, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये 8वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार दोस्तों जो अध्याय आपका 13 था नाभिक, इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने ऐड कर लिया है और आशा करता हूं इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे। चाहे तो वीडियो को रोक देता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे बढ़ा देता हूं मेरे भाई। ठीक है, और आपका ये रहा स्क्रीनशॉट के लिए मैं समय दे रहा हूं आपको। ठीक है ना, इसलिए आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना मेरे भाई। चलिए आगे, फिर ये सही जोड़िए आपको, फिर ये 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद आपके लास्ट ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलता हूं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।